इस चैप्टर में इससे पहले हम लोगों ने चालक, विद्युत रोधी पदार्थ, इनमें विद्युत धारा का चलन कौन करता है, इसके बारे में चर्चा की थी। अब हम चर्चा करने वाले हैं प्राविद्युत पदार्थ और इनमें ध्रुवण की। प्राविद्युत पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? पहली बात, प्राविद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ ही होते हैं, लेकिन कुचालकों में भी वे पदार्थ होते हैं जिन पर विद्युत क्षेत्र का कुछ प्रभाव पड़ता है। विद्युत क्षेत्र लगाने पर इनमें कुछ बदलाव आते हैं। वो पदार्थ जो है, और किस प्रकार के बदलाव आते हैं वो भी हम देखेंगे। वो पदार्थ जो क्या कहलाएंगे? प्राविद्युत पदार्थ कहलाएंगे। तो है किन में? ये कुचालकों में। इसका मतलब प्राविद्युत पदार्थों में विद्युत क्षेत्र लगा देने पर भी कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने वाली, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और विद्युत क्षेत्रीय प्रभाव का प्रदर्शन जरूर करेंगे। ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? प्राविद्युतांक पदार्थ कहते हैं। तो परिभाषा में लिख रहा हूं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत क्षेत्र लगाने पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ये पदार्थ विद्युतीय प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। कैसे करते हैं आगे जानेंगे इसी टॉपिक में ही। विद्युतीय प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। क्या कहलाते हैं ये पदार्थ? प्राविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। प्राविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब इनके कुछ एक उदाहरण, अब्रक हुआ कुचालक है, मोम है, ये भी कुचालक है। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं इनके, जैसे अभी मैंने आपको बताया अब्रक, मोम, तो ये सभी कुचालक हैं, लेकिन ये विद्युतीय प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। कब प्रदर्शन करते हैं? जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। विद्युतीय प्रभाव का प्रदर्शन तब करते हैं जब इन्हें किस में रखा जाता है? विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र की प्रेजेंस में ये विद्युतीय प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ये विद्युतीय प्रभाव क्या है, इसे जानते हैं। विद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या है, किस रूप में इन पे प्रभाव पड़ता है विद्युत क्षेत्र का? जब आप इन पदार्थों को, अब्रक या मोम को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो इनके जो भी अणु हैं, अब जानते हैं पदार्थ जो होता है वो अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इन पदार्थों के जो अणु हैं, अणुओं का आवेश, अणु है तो उनके पास आवेश भी होगा। अणुओं में धन ऋण, इलेक्ट्रॉन के रूप में ऋण हो गया और प्रोटॉन के रूप में धन हो गया। अणुओं का आवेश वितरण, अणुओं का आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आवेश का वितरण है वो थोड़ा बदल जाता है। अणुओं का आवेश वितरण तनिक परिवर्तित होता है। आवेश वितरण तो तनिक परिवर्तित होता है, थोड़ा परिवर्तित होता है, लेकिन इस आवेश वितरण के परिवर्तित हो जाने से इन पदार्थों के अंदर विद्युत क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। पदार्थों के अंदर का विद्युत क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। आपने बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया पदार्थों पर, लेकिन पदार्थ के अंदर का विद्युत क्षेत्र बाहर के विद्युत क्षेत्र से भिन्न होगा। वो भिन्न किस कारण हो रहा है? इस आवेश वितरण में डिस्टरबेंस आने के कारण। तो अंदर विद्युत क्षेत्र जो है, अंदर विद्युत क्षेत्र किसके अंदर? प्राविद्युत पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र अधिक प्रभावित होगा, अधिक प्रभावित होगा। इस प्रकार से
ये विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। अब ये कैसे तनिक आवेश वितरण बदलता है, कैसे विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होगा, ये हम धीरे धीरे इसी के आगे पढ़ते जाएंगे। और पराविद्युत पदार्थ है, इनके दो टाइप हैं, एक तो ध्रुवीय पराविद्युत और एक है अध्रुवीय पराविद्युत। ये दो टाइप कौन कौन से हैं, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो पराविद्युत पदार्थ दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक तो है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ और एक है अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में, कौन कौन से होते हैं। सर्वप्रथम पढ़ रहे हैं ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कौन से। ये वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं के धन आवेश व ऋण आवेश वितरण का केंद्र अलग अलग होता है। दोबारा सुनिए, ये वो अणु है जिनके धन आवेश वितरण व ऋण आवेश वितरण का केंद्र अलग अलग होता है, एक ही स्थान पर नहीं होता। अब इनका केंद्र अलग अलग कैसे होता है, ये एक उदाहरण से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे आप एक उदाहरण लेते हैं, जैसे HCl, एक उदाहरण लेते हैं H2O। अब इसको थोड़ा समझिए, आपकी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ध्रुवीय परावर्तक किनको कहा गया है। HCl की स्ट्रक्चर H परमाणु और इसके साथ जुड़ा हुआ है, बंध बना रखा है Cl परमाणु। ये हो गया Cl। Cl बड़ा होता है, परमाणु का साइज Cl का बड़ा होता है और H परमाणु का साइज छोटा होता है। ये आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि HCl में H तो आंशिक रूप से धनावेशित होता है और Cl आंशिक रूप से ऋणावेशित होता है। तो बताइए, ऋणावेश वितरण का केंद्र कहाँ आएगा? Cl की ओर, और धन आवेश वितरण का केंद्र किधर की ओर होगा? H की ओर। तो धनावेश वितरण और ऋणावेश वितरण के केंद्र अलग अलग हुए या नहीं हुए? हुए। तो इस धनावेश ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो जाने के कारण इस अणु के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, क्या प्रेरित हो जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण है, ऑलरेडी है। हमने कोई बाहर से विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, किसी विद्युत क्षेत्र की चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्टली हम सीधे अणु पर चर्चा कर रहे हैं। तब भी इसके अंदर क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। H2O को देखिए, ये रहा ऑक्सीजन और इधर रहा हाइड्रोजन और इधर रहा हाइड्रोजन। कुछ ऐसी ही संरचना होती है H2O की। ये लोन पेयर दर्शाए हैं हम लोगों ने। तो H2O में आंशिक रूप से ऋणावेशित कौन होता है? ऑक्सीजन। और आंशिक रूप से धनावेशित कौन होता है? हाइड्रोजन। तो यहां आप देखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर एक क्या बनता है? द्विध्रुव। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण मान लीजिए P1 वेक्टर है। और इधर भी क्या बनता है? माइनस से प्लस की ओर एक द्विध्रुव, और इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण मान लीजिए P2 वेक्टर है। और द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इसका हम सदिश योग कर सकते हैं। तो सदिश योग करेंगे तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ जाएगा।
अर्थात इस अणु का भी पहले से क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ध्रुवीय प्रविद्युतांक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसके अणु का द्विध्रुव आघूर्ण किसी पर्टिकुलर या फिर यूं कहें प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण p वेक्टर नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब शून्य नहीं होता, और इनके धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र भी एक ही स्थान पर न होकर के अलग अलग होता है। तो उन अणुओं को हम कौन से अणु कहेंगे, ध्रुवीय परावैद्युत अणु कहेंगे, और उस पदार्थ को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। अब हम ध्रुवीय परावैद्युतार्थ का व्यवहार विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में देखते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का हम व्यवहार देख रहे हैं। कब देख रहे हैं, पहले तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति बाहर से लगाया गया विद्युत क्षेत्र शून्य है, एब्सेंट है, तब जो एक पदार्थ होगा, कौन सा पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, तो इसका जो हमने पीछे पढ़ा है कि प्रत्येक अणु जो है, प्रत्येक अणु का धन और ऋण वितरण केंद्र जो है वो अलग अलग है, और इसका प्रत्येक अणु का क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया है। तो इन अणुओं की व्यवस्था कुछ ऐसे रहती है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस प्लस, मतलब अनियमित रूप से अणु पड़े रहते हैं, और इन अणुओं का नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या रहता है, शून्य रहता है। इस प्रकार से अनियमित रूप से अणु पड़े रहेंगे पूरे पदार्थ में। तो इसके प्रत्येक अणु का आघूर्ण जो है, द्विध्रुव आघूर्ण जो है, वो p वेक्टर अशून्य है, अर्थात शून्य नहीं है। लेकिन नेट आघूर्ण, नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य इस प्रकार होता है कि अणु अपनी व्यवस्था इस प्रकार से सेट करते हैं कि एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, दिशा पर डिपेंड करती है, तो इनकी व्यवस्था, इनकी दिशा इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि नेट द्विध्रुव आघूर्ण क्या रहे, शून्य रहे। लेकिन जब यह अशून्य हो जाएगा तब देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, मतलब विद्युत क्षेत्र अशून्य है, बाहर से जो पदार्थ है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, इस पर बाहर से हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र हमने लगा दिया है, बाह्य विद्युत क्षेत्र हमने लगाया है। और बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देने पर इसके जो अणु हैं, इन पर एक बल आघूर्ण काम करेगा, बल आघूर्ण काम करेगा। किस कारण बल आघूर्ण काम करेगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देने के कारण एक बल आघूर्ण काम करेगा। और यह बल आघूर्ण इन अणुओं को क्या करेगा, क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। इन अणुओं को संरेखित करने का प्रयास कौन कर रहा है, ये बल आघूर्ण।
और बल आघूर्ण उत्पन्न किस कारण हुआ है? बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देने पर उत्पन्न हुआ है। तो ये अणु इस प्रकार से संरेखित हो भी जाएंगे। इस प्रकार से सारे के सारे अणु जो हैं वो क्या होने लगेंगे? एक ही दिशा में व्यवस्थित होने लगेंगे, अर्थात संरेखित होने लगेंगे। इधर की ओर होगा इनका धन आवेश वितरण और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ऋण आवेश वितरण के अंदर विस्थापित हो जाएगा। अर्थात इस बल आघूर्ण के कारण ये संरेखित हो रहे हैं, और यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि की जाए, तीव्रता बढ़ाई जाए, तो अधिक से अधिक अणु संरेखित होने का प्रयास करेंगे। एक दिशा में, नेट दिशा में अधिक से अधिक अणु संरेखित होंगे अगर यदि हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के पदार्थों में, ध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थों में जो द्विध्रुव आघूर्ण है वह प्रेरित हो रहा है। पहले नहीं था, पहले इसमें शून्य था। कब? जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया था तब ये पहले की स्थिति है, जब नहीं लगाया गया था। और वर्तमान में विद्युत क्षेत्र लगा दिया गया तो इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। तो फिर किसने प्रेरित किया? बाह्य विद्युत क्षेत्र ने ही प्रेरित किया। इसके आगे हम पढ़ते हैं अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ ये कौन से पदार्थ होते हैं? अध्रुवीय पदार्थ, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ जो होते हैं इनके अंदर धन आवेश वितरण, धन आवेश वितरण व ऋण आवेश वितरण, ऋण आवेश वितरण का केंद्र अलग अलग नहीं होता जैसा कि ध्रुवीय में था। इनमें केंद्र क्या होता है? केंद्र इन दोनों का समान होता है, एक ही स्थान पर होता है। धन आवेश वितरण का केंद्र व ऋण आवेश वितरण का केंद्र एक ही स्थान पर होता है, समान होता है, अलग अलग नहीं होता। और इन पदार्थों को क्या कहते हैं? अध्रुवीय, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। अब बात आती है उदाहरण की। जैसे H2O2 CO2, एक दो उदाहरण हम चित्र से समझते हैं कैसे। जैसे कि H2 की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। अब इन परमाणुओं में हाइड्रोजन परमाणुओं में कोई भी आंशिक रूप से ऋणावेशित नहीं है और कोई भी आंशिक रूप से धनावेशित नहीं है। तो फिर यहीं बीच में, मिड में ही धन आवेश होगा, धनावेश का केंद्र होगा, और बीच में मिड में ही ऋण आवेश का केंद्र होगा। इनके इलेक्ट्रॉन एक इसके पास है, एक इसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश हो गया। तो इनका केंद्र कहाँ पड़ेगा? बीच में। इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास भी एक प्रोटॉन है जो कि धनावेश है। धनावेश का केंद्र कहाँ पड़ेगा? बीच में। तो इन दोनों का केंद्र मध्य में हो गया, मतलब एक ही स्थान पर हो गया। तो धन आवेश वितरण का केंद्र और ऋण आवेश वितरण का केंद्र एक ही स्थान पर हो गया। तो इस प्रकार के अणु कौन से अणु होंगे? अध्रुवीय अणु होंगे। इनके धनावेश केंद्र और ऋणावेश केंद्र के बीच में कोई दूरी न होने के कारण इन अणुओं का, प्रत्येक अणु का जो आघूर्ण है
वो क्या होगा, शून्य होगा। और इसी के विपरीत ध्रुवीय पराउद्युत पदार्थ में यह अशून्य था। ये अंतर आ गया इनमें। अब CO2 में भी देख सकते हैं, O2 में भी देख सकते हैं, CO2 देख लेते हैं। CO2 का एक और देख लेते हैं। तो इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। ऑक्सीजन अपने जानते हैं आंशिक रूप से ऋणावेशित है और कार्बन इसकी तुलना में आंशिक रूप से धनावेशित है। तो ऋणावेशों का केंद्र कहाँ बनेगा, दोनों का बीच में, और धनावेश का केंद्र भी कहाँ है, बीच में। तो धन आवेश वितरण और ऋण आवेश वितरण के केंद्र एक ही स्थान पर हो गए, अर्थात धनावेश ऋणावेश केंद्र वितरण के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, और इस कारण आघूर्ण भी क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि आघूर्ण का सूत्र आपको याद होगा, Q इंटू 2L होता है। 2L क्या होती है, धन आवेश व ऋण आवेश के बीच की दूरी होती है, जो कि दूरी यहाँ दिख नहीं रही, क्योंकि ऋणावेश का केंद्र भी कार्बन हो गया और धनावेश का केंद्र खुद ही कार्बन है, इसलिए आघूर्ण क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी चर्चा कर लेते हैं कि कब इसमें आघूर्ण होगा और कब नहीं होगा। सर्वप्रथम हम लोग विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, शून्य है। जो अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है और इसके जो अणु हैं वो इस रूप में होंगे। धनावेश ऋणावेश का केंद्र एक स्थान पर है, धन आवेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही स्थान पर है इनके। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक अणु का आघूर्ण क्या है, आघूर्ण है शून्य। किसका, प्रत्येक अणु का, प्रत्येक अणु का। और नेट आघूर्ण भी क्या है, नेट आघूर्ण भी है शून्य। ये तो स्थिति होगी कब, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये रहा अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, और ये हमने बाहर से बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया है, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया है, ई वेक्टर्स। तो ऐसा करने पर इन अणुओं के जो धन आवेश का केंद्र है वो थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगा और ऋण आवेश का केंद्र भी थोड़ा विस्थापित हो जाएगा। जो अणु है उसका धन आवेश केंद्र, धन आवेश केंद्र किधर की ओर विस्थापित होने वाला है, क्षेत्र की दिशा में विस्थापित होगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र जो लगाया गया ई वेक्टर, इसकी दिशा में धन आवेश का केंद्र विस्थापित होगा और अणु के ऋण आवेश, अणु का जो ऋण आवेश केंद्र है विस्थापित तो वो भी होगा, लेकिन वो होगा क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित होगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक अणु का धन आवेश और ऋण आवेश केंद्र क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धन आवेश ऋण आवेश केंद्र अलग अलग हो जाएगा, अर्थात प्रत्येक अणु में प्रेरित होगा, क्या प्रेरित होगा, आघूर्ण प्रेरित होगा। देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र जब नहीं लगाया था तब आघूर्ण भी शून्य था प्रत्येक अणु का, लेकिन ध्रुवीय में आघूर्ण शून्य नहीं था, लेकिन अध्रुवीय में आघूर्ण शून्य था। और अब क्या हो गया है, प्रेरित हो चुका है आघूर्ण प्रत्येक अणु में,
और ये संरेखित है ही एक दिशा में। तो अब नेट आघूर्ण भी अशून्य होगा, अर्थात नेट आघूर्ण भी प्रेरित होगा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर इस प्रकार के अणुओं में जो अध्रुवीय पदार्थ के अणु है उनमें क्या आ जाता है, आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इस कारण पदार्थ के अंदर भी नेट आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर इस प्रकार से पदार्थ के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना क्या कहलाता है, दुर्वण कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित हो जाना क्या कहलाता है, दुर्वण कहलाता है। ये दुर्वण की डेफिनेशन हो गई। अब छोटी छोटी कुछ एक डेफिनेशंस है, उनके बारे में जानते हैं। तो पहली है रेखीय समदेशिक प्राविद्युत पदार्थ। ये क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, रेखीय समदेशिक प्राविद्युत पदार्थ। एक लाइन की डेफिनेशन है, बहुत सिंपल। ये वो पदार्थ हैं जिन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र जो लगाया गया है उसके मान में वृद्धि करने पर रैखिक रूप से प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण में भी वृद्धि होती है। मैंने क्या बोला, बाह्य क्षेत्र में ये वे पदार्थ है जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। अर्थात बाह्य विद्युत क्षेत्र आपने कम लगाया है तो कम द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा। अगर आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र ज्यादा लगाया है तो ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा। उन पदार्थों को हम कहते हैं रेखीय समदेशिक परावर्तांक, अर्थात इनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होते हैं, समानुपाती होता है। एक ही लाइन की इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद में एक और डेफिनेशन, दुर्वण सदिश किसे कहते हैं। ये भी एक ही लाइन की डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल। दुर्वण सदिश हमने ये पढ़ा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो क्या प्रेरित होगा, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर पदार्थ के एकांक आयतन में जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा वही दुर्वण सदिश कहलाएगा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, दुर्वण सदिश कहलाता है। एक छोटी सी डेफिनेशन कि एकांक पदार्थ जो लिया आपने उसके एकांक आयतन में
जितना भी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है, एकांक आयतन में जितने भी अणु होंगे उनके आघूर्ण का हम सदिश योग कर देंगे तो एकांक आयतन का प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, दुर्वण सदिश नाम देते हैं। दुर्वण सदिश जो है, दुर्वण सदिश, इसे हम लोग कैपिटल P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अब आप जानते हैं दुर्वण सदिश क्या है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है, और यदि पदार्थ रेखीय समदेशिक पराविद्युत है तो इनमें किसके समानुपाती होता है, यह बाह्य विद्युत क्षेत्र के, अर्थात रेखीय समदेशिक पराविद्युत पदार्थ यदि है तो फिर ये दुर्वण सदिश जो है, दुर्वण सदिश जिसे हम लोग P वेक्टर कह रहे हैं, ये किसके समानुपाती होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा। और समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक काई एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर आएगा। ये काई एक नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट तो आप पहले से जानते हैं। काई एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, और यह पदार्थ की ध्रुवता का माप है। कहने का मतलब अगर काई की वैल्यू ज्यादा है तो उस पदार्थ के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा प्रेरित होगा, पर काई की वैल्यू अगर कम है तो उस पदार्थ में कम द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होगा। तो ये पदार्थ के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाती है काई, इसलिए हम इसे पदार्थ की ध्रुवता मापने का एक माध्यम मानते हैं। और दूसरी बात, ये विमाहीन है, इसकी विमा नहीं होती, विमाहीन है। हमारी बुक में ये एप्सिलॉन नॉट शो नहीं किया हुआ, सीधा लिख रखा है, जबकि पूरा सूत्र एप्सिलॉन नॉट के साथ ही आएगा।